मैं क्षमा चाहूँगी बोलने में, लेकिन ऐसा हो रहा है आजकल कि बच्चों को सिर्फ़ डिग्री मिल जा रही है। तो मैंने उनको बोला कि बेटा ये बताओ 45 हिंदी में क्या क्या रहता है? तो उनको हिंदी में नहीं पता था। अब आजकल देखा जाए तो कई बोर्ड्स टीचर्स पर करेक्शन के टाइम ये प्रेशर भी बनाते हैं कि बच्चे को पास कर दो, क्योंकि उनको अपना बोर्ड का रिज़ल्ट अच्छा दिखा रहा है। 6 का बच्चे से भी अगर मैं पूछ दूँ कि क, ख, ग, घ सुनाओ तो वो नहीं सुना पाएगा। मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा आप हूँ। मैं अगर किसी बड़े 12th के बच्चे से भी पूछिए तो उसको भी नहीं आता होगा। कि आपको लग रहा है कि इंग्लिश के पीछे हम भाग रहे हैं, ठीक है, और हिंदी को हम पीछे छोड़ रहे हैं, बट हमें ना हम इंग्लिश पकड़ पा रहे हैं, ना हम हिंदी पकड़ पा रहे हैं। ज़्यादातर स्कूलों में आजकल जो चाह रहे हैं वो बिज़नेस के तौर पर अपना स्कूल रन कर रहे हैं। उनका मेन मकसद पढ़ाई या फिर नॉलेज को इम्पार्ट करना नहीं है। उनका मेन मकसद रह गया कि कितने से ज़्यादा बच्चे वो अपने स्कूल में ले लें। एक ये भी पैटर्न चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैनेजमेंट का खुद चेक नहीं उनकी टीचर्स पर कि वो टीचर्स हिंदी में क्लास में पढ़ा रहे जाके कि इंग्लिश पढ़ा रहे जाके, तो कैसे चेक होगा? सिर्फ एक नाम इंग्लिश मीडियम रख देना ही नहीं होता है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि हम भारत के हैं, इंग्लिश भी आनी चाहिए, मगर हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। ज़रूरी है कि अगर हम चाहते कि हमारा देश जो कि हिंदी राष्ट्र है, तो संस्कृत भी होनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आँख बंद करके फ़ॉरेन लैंग्वेज, फ़ॉरेन कल्चर की तरफ भागे जा रहे हैं। आजकल के बच्चों से अगर आप श्लोक पूछ लीजिए, बच्चों को नहीं आता है। बच्चा अपने आप तो नहीं सीखेगा। जो हमारा डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है इंडिया में, ठीक है, तो वो कहीं न कहीं बच्चों को नुकसान पहुँचा रहा है। बच्चे पर ध्यान ही नहीं देंगे, क्वालिटी टाइम बच्चे को दे ही नहीं रहे, तो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चे अपने हिसाब से गलत नहीं है। जो भी रूल्स आए हैं स्कूल्स के कि भैया आप बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता, टीचर्स बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर पर भी एक प्रेशर बन गया है कि बच्चे को डाँट नहीं सकते, बच्चे को मार नहीं सकते, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। पेरेंट्स अगर कहते हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं अच्छा है, ब्लेम आता है टीचर पर कि टीचर ने नहीं अच्छा पढ़ाया होगा। क्या सीखने को मिलेगा जहाँ पे इंग्लिश की क्लास है और वहाँ पे टीचर हिंदी में पढ़ा रही है? मैंने भी अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही भेजती हूँ और मैंने खुद ये चीज़ देखी है, नोटिस करी है कि वहाँ पर टीचर्स हिंदी में पढ़ाते हैं। हिंदी मीडियम से आने वाले बच्चे चाहते हैं कि टीचर उनसे हिंदी में बात करे, क्योंकि वो उनका कंफर्ट ज़ोन वहाँ पर जाता है। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, फिर घर में आके पढ़ रहा है, 4-5 ट्यूशन जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये या फिर स्कूल में पढ़ाना व्यर्थ है या फिर ट्यूशन ही पढ़ा लें? एज़ अ टीचर मैंने भी कई बार पेरेंट्स से बात करी है, तो पेरेंट्स कहते हैं, "अरे! छुट्टी ना हुआ करे स्कूल में, बच्चा बस स्कूल आए, नहीं तो हमें घर पे परेशान करता है।" बच्चा अगर परेशान करे तो उसको कैसे उसका टाइम यूटिलाइज़ करना है, कैसे बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करना है, कैसे बच्चे को बिज़ी करना है, ये ड्यूटी भी तो हमारी है, हमें भी तो सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो हैं, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर चिल्ड्रंस। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी, बट पैसा कमा के कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपका बच्चा उस लायक नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास शिक्षा की जानकार मिसेज़ निधि सिंह मौजूद हैं। निधि सिंह आप जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। मैम, आजकल जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, ठीक है? और जो पहले 10 साल पहले चलती थी, उसमें आप क्या अंतर पाती हैं? शिक्षा प्रणाली तो एक तरीके से हर साल बदल रही है। कई साल पहले आपको भी पता होगा गुरुकुल चलते थे, फिर धीरे-धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, स्कूल बनना शुरू हुए और आजकल तो बच्चे वहाँ पर रह के भी पढ़ाई करते हैं, बाहर भी जाके पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो मूल्य है, जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन पर्पस था नॉलेज देने का, शिक्षा देने का, वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले बच्चे सिर्फ़ पढ़ाई पर ध्यान देते थे, लोगों के बीच स कैसे बिहेव करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाता था। लेकिन जैसे-जैसे माहौल बदलने लगा, जैसे-जैसे ट्रेंड चेंज होने लगा, जैसे-जैसे डिस्कवरी होने लगी, इन्वेंशंस होने लगे, टीवी आ गया, फ़ोन आ गए, इंटरनेट आ गया, वाई-फाई आ गए, बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलने लगी, तो उससे बहुत बड़ा चेंज आ गया है। अब बच्चे ज़्यादातर फ़ोकस पढ़ाई पे फ़ोकस करने के बजाय इंटरनेट, उससे उन्हें क्या लग रहा है आजकल बच्चों को कि वो खुद जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर टीवी चैनल्स पे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स सिखाए जाते हैं उसके थ्रू या फिर जो पीयर प्रेशर होता है, उसके थ्रू जो वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वही सही है, वही नॉलेज जो वो गेन कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है। टीचर्स जिनको पहले बहुत रिस्पेक्ट के दिया जाता था, उनकी बात मानी जाती थी, अब वो उनको एक
नॉर्मल लेवल पे लगते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ़ जो वो एक नॉलेज जो बेसिक्स है, जो पढ़ाई का बेसिक बता रहे हैं, सिर्फ़ उतना ही काफ़ी है। उसके आगे उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करना है लाइफ़ में, उस पर फ़ोकस नहीं करते और मेन वही चीज़ है। अगर हम नॉलेज ले रहे हैं तो उसको लाइफ़ में, उसको सोशल लाइफ़ में कैसे इन्वॉल्व करना है, कैसे कल्केट करना है, वो चीज़ उनको नहीं पता है। ओके। तो आपका कहने का मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी जो आई है, जो डेवलपमेंट हो रहा है डिजिटल, जो हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो नुकसान पहुँचा रहा है, दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इन्वॉल्वमेंट है, तो वो एक कहीं न कहीं अच्छे के लिए भी है और बुरे के लिए भी है। अब ध्यान देना है बच्चे को, पेरेंट्स को और टीचर्स को भी कि बच्चा उस चीज़ को, उस नॉलेज को कैसे गेन कर रहा है। अब आजकल जो चीज़ चल रही है कि रात में होता है, शाम को होता है, फैमिली टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पेरेंट्स खुद भी आते हैं बाहर से, तो वो सोचते हैं कि हम अपना खुद एंटरटेनमेंट करें, हम अपना खुद फ़ोन पर कुछ यूट्यूब देखें, कुछ वीडियोज़ देखें। खुद का सोचे, तो उस टाइम पे बच्चे को क्या होता है, बच्चा भी लोनली फ़ील करता है और उस केस में बच्चा खुद भी फ़ोन देखता है, खुद भी टीवी पर डिफरेंट चैनल्स देखता है, लेकिन उस टाइम पे वो क्या चीज़ देख रहा है, उस चीज़ का उसके दिमाग पे क्या असर हो रहा है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वही चीज़ नॉलेज अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वहाँ पर वल्गर चीज़ें या कुछ खराब चीज़ें ये दिखा रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल चीज़ें भी दिखा रहे हैं। लेकिन उसको देखना है, उसको अपनी लाइफ़ में लेना है, उसको अपनी वैल्यूज़ में इनकलकेट करना है, ये चीज़ तो समझानी पड़ेगी बच्चे को। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि देखें बच्चों पर, अगर बच पेरेंट्स खुद में इन्वॉल्व रहेंगे, बच्चे पर ध्यान ही नहीं देंगे, क्वालिटी टाइम बच्चे को दे ही नहीं रहे, तो बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा अपने हिसाब से गलत नहीं है। वो अगर टीवी देख रहा है, अगर फ़ोन देख रहा है, तो इसमें उसकी पूरी गलती नहीं, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है पेरेंट्स से। हम्म। तो मैम 90s का दौर अलग था। उस टाइम जो था डिजिटलाइजेशन जो था वो नहीं था। और इस समय सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब हो गए हैं। तो उस टाइम लोग ज़्यादा फिजिकली वर्कआउट करते थे, फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा करते थे बच्चे लोग। अब जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बंद हो गई है, उसकी जगह मोबाइल्स ने ले ली है। उसकी जगह बच्चा टीवी देखता है, गेम खेलता है, वीडियो गेम खेलता है। तो आपको लगता है वो कहीं न कहीं ये भी एक वो है, मोड ऑफ वो है कि उसको नेगेटिव जा रहा है बच्चा? जी, बिल्कुल। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले उसमें भी बताया कि अगर बच्चा कोई भी चीज़ देख रहा है, तो वो क्या देख रहा है, उस चीज़ को वो अपनी लाइफ़ में कैसे ले रहा है, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। बच्चे को नहीं समझ है, हमारे लिए अगर हम खुद ही कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया और उसी समय पर दूसरी कंडीशन में हम कहते नहीं, अब बच्चा छोटा है। तो ये तो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है कि हमारा बच्चा अभी भी छोटा है। बच्चा देखने में बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका मेंटल ग्रोथ तो उतना ही है अभी। अगर हम कहते हैं बच्चा एक मिट्टी का ढांचा है, उसको मोल्ड करना हमारा फ़र्ज़ है। तो अगर बच्चा वो चीज़ देख रहा है, तो वो तो हम ही चेक करेंगे ना कि वो गलत चीज़ देख रहा है कि वो सही चीज़ देख रहा है। और अगर वो गलत चीज़ भी देख रहा है, तो उसको प्यार से उस चीज़ को कैसे चेंज करनी, ये हमारी ड्यूटी बनती है। हम पूरी तरीके से बच्चे को गलत नहीं बोल सकते हैं। प्लस अगर आप जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि फ़ेसबुक आ गया, मीडिया आ गया, इस वजह से बच्चों ने आजकल खेलना बंद कर दिया, तो कहीं न कहीं ये चीज़ सही भी है। पहले के ज़माने में बच्चे जाते थे, स्कूल जाते थे, लौट के आते थे, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम वक़्त बिताते थे, पेरेंट्स की मदद भी करते थे। तब जॉइंट फैमिलीज़ भी थीं, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, उस टाइम पे जॉइंट फैमिलीज़ भी होती थी। अगर पेरेंट्स बिज़ी हैं अपने काम में, तो दादा-दादी, नाना-नानी इन लोग का फ़र्ज़ होता था, ये लोग बच्चों को अच्छी सीख देते थे। आजकल के बच्चों से अगर आप श्लोक पूछ लीजिए, बच्चों को नहीं आता है। बच्चा अपने आप तो नहीं सीखेगा, बच्चा पैदा होता है, उसको सिखाना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल सही है कि जो चीज़ पहले थी वो अब नहीं है और कहीं न कहीं हमारी एज़ अ पेरेंट, एज़ अ टीचर हमारी भी गलती है कि बच्चा वो चीज़ नहीं सीख रहा है। ओह! मैम ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। अ, अभी जो हमारा पुराना दौर था, मैं फिर से उस पे आना चाहूँगा। उसमें टीचर्स को थोड़ी लिबर्टी दी गई थी। वो लोग बच्चों को मारते भी थे। भई गलती कर रहा है बच्चा तो उसको मारना, पेरेंट्स ही बोलते थे भई हाँ, आप हाथ उठा सकते हैं। अब का जो दौर आया है उसमें ये जो भी रूल्स आए हैं स्कूल्स के कि भैया आप बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता, टीचर्स बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये मेरे हिसाब से कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो गलत है क्योंकि एक बच्चे के अंदर बिल्कुल डर ही नहीं रह गया है। अब आजकल क्या हो रहा है जो टीचर्स को एक ये भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बच्चा बिल्कुल डरता नहीं है। टीचर पर भी एक प्रेशर बन गया है कि बच्चे को डाँट नहीं सकते, बच्चे को मार नहीं सकते, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। आजकल जो ट्रेंड चेंज हो गया है, जो करिकुलम चेंज हो गया है स्टडीज़ में, तो उतना प्रेशर भी नहीं है बच्चे पर पढ़ाई का। बच्चा अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, बस एग्ज़ाम दे आता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि पेरेंट्स अगर कहते हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं अच्छा है, ब्लेम आता है टीचर पर कि टीचर ने नहीं अच्छा पढ़ाया होगा। लेकिन मेन हमें देखना क्या है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है और बच्चे के अंदर जब डर नहीं है, बच्चे का फ़ोकस नहीं है, बच्चा घर जाके फ़ोन देख रहा है, फ़ेसबुक देख रहा है, फैसिलिटीज़ पक दे दी गई बच्चों को। हर घर में आजकल फ़ोन होते हैं, हर घर में आजकल टीवी होते हैं, हर घर में आजकल वाईफ़ाई लगा हुआ है, बच्चे को हर तरह की फैसिलिटी मिली हुई है। उस पर कोई रोक-टोक नहीं दी गई है। बच्चे का जब भी मन हो रहा है खेल रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है, कब क्या देख रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, उसमें क्या मैसेजेस कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो जब किसी को कुछ पता ही नहीं है, बच्चे का फ़ोकस कहाँ जा रहा है यही नहीं पता है, तो फिर बच्चा पढ़े पढ़े क्यों? प्लस अगर हम टीचर्स की बात करें, टीचर्स डाँट नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, तो डर डर भी खत्म हो गया है। तो बच्चा पढ़े क्यों? नहीं, सही बात है मैम। और जहाँ तक पहले की बात है और अब की बात है, बहुत डिफरेंस है। इवन तो फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ तक मुझे पता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते। हमारे टाइम में तो हमारे पेरेंट्स सबको थप्पड़ ही मार देते थे, लात घूँसे ही मार देते थे, ठीक है। अभी जो ये सिस्टम है, ये आपको लगता है कि ये जो फॉरेन सिस्टम है, बच्चों पे हाथ ना उठाना, यहाँ कहीं न कहीं बच्चों को भी लापरवाह कर रहा है और उसको बढ़ावा दे रहा है कि वो गलतियाँ करते रहें? मैं थोड़ा-सा पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ा-सा एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। एक मेंटालिटी बच्चों की अब ये भी बन गई है कि उनके जो पेरेंट्स का बिज़नेस है, उनको सिर्फ़ डिग्री मिल जाए किसी तरीके से और आगे चल के वो अपने पेरेंट्स का बिज़नेस ही टेक अप करेंगे। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मैं ऐसे एक स्कूल में बहुत बड़े स्कूल पढ़ाती थी जहाँ पर पूरा बिज़नेस क्लास था। बहुत हाई-फ़ाई पेरेंट्स के बच्चे थे जिनके सिर्फ़ एक्सपोर्ट का बिज़नेस होता था फ़ॉरेन कंट्रीज़ में और उन सारे बच्चों की मेंटालिटी सिर्फ़ इतनी थी कि उनको बस 10th और 12th की डिग्री मिल जाए किसी तरीके से, चाहे वो पास की ही क्यों ना हो। और उसके बाद फिर बस उनको अपने पेरेंट्स का बिज़नेस चलाना है और वो बच्चे ऐसे थे कि उनको कोई मतलब नहीं था कि उनको पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी, कि उनके मार्क्स कितने आने या उनको लिखना भी आता है कि नहीं आता है। और ये मैं क्षमा चाहूँगी बोलने में लेकिन ऐसा हो रहा है आजकल कि बच्चों को सिर्फ़ डिग्री मिल जा रही है। अब आजकल देखा जाए तो कई बोर्ड्स टीचर्स पर करेक्शन के टाइम ये प्रेशर भी बनाते हैं कि बच्चे को पास कर दो, क्योंकि उनको अपना बोर्ड का रिज़ल्ट अच्छा दिखाना है कि हमारे बोर्ड के इतने बच्चे परसेंटेज बच्चे पास हो गए हैं। लेकिन वो बच्चा पास कैसे हुआ है उसकी रियलिटी डिफरेंट रहती है। अगर बच्चे ने एक शब्द भी आंसर में सही लिख दिया तो वो उसको मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं बच्चे के लिए हानिकारक है। बच्चा तो खुश हो जाएगा रिज़ल्ट देख के कि वाओ! हम तो पास हो गए, दूसरा क्लास मिल गया, हमें डिग्री मिल गई। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट नहीं आया, उसको बेस तो नहीं मिला, उसको कोई नॉलेज तो नहीं मिली। और यही चीज़ होता है कि आगे चल के जब बच्चा कुछ आगे करता है, अच्छी किसी पोस्ट पे जाता है तो उसके पास नॉलेज तो नहीं है। सिर्फ़ पैसे के बल पे या फिर किसी तरह की डिग्री पाना ही सब कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर भी तो होने चाहिए हर चीज़ के। हुँ। मैम, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आजकल की जो हमारे शिक्षक प्रणाली है और जो स्कूल्स हैं, वो भी तो एक बिज़नेस ही कर रहे हैं। वो पहले जो हमारा शिक्षा प्रणाली थी वो अलग थी। वहाँ पे हम लोग गुरुओं की इज़्ज़त करते थे, आज भी हमें हमारे गुरु मिलते हैं तो हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, आज इन्होंने इसको बिज़नेस बना लिया है, ठीक है। आपको लगता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस जो है आपका अभी और आज के और उसमें पिछले एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस है काफ़ी? जी, बहुत बड़ा डिफ़रेंस आ गया है। ज़्यादातर स्कूलों में आजकल जो चाह रहे हैं वो बिज़नेस के तौर पर अपना स्कूल रन कर रहे हैं। उनका मेन मकसद पढ़ाई या फिर नॉलेज को इम्पार्ट करना नहीं है। उनका मेन मकसद रह गया है कि कितने से ज़्यादा बच्चे वो अपने स्कूल में ले लें। अब उसमें क्या होता है कि बच्चा अगर क्लास पे कई सारे बच्चे हैं, उन पर एक टीचर है, तो ऑब्वियसली फ़ोकस उतने सारे बच्चों पर अगर हम लेके चले कि 30 मिनट या 40 मिनट की क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा,
टीचर को एक क्लास से आने में या फिर बेल बज रही या फिर बच्चों को बैठाने में, शांत कराने में ही टाइम निकल जाता है, 5-10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद अगर हम कोई टॉपिक उठाते हैं या फिर पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उसमें हमारे पास 30 मिनट वक़्त बचते हैं। उसमें अगर हम एक-एक बच्चे पर तो अगर मान लीजिए 50 या 55 जो नॉर्मल आजकल है क्लास का रेशियो, तो उसमें एक-एक बच्चे पर तो ध्यान नहीं दिया जा सकता है। अब जब एक-एक बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है और उसके बाद फिर जब अदर पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं, आपने हमारे बच्चे को देखा ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल है? एक रेशियो सेटअप होना चाहिए टीचर और बच्चों के बीच में, चाहे वो छोटी क्लास हो, चाहे बड़ी क्लास हो। जिससे एक मैनुअल जो हम लोग कहते हैं कि मैनुअल पार, तो एक टीचर के लिए ये पॉसिबल तो हो पाए कि वो हर बच्चे पर ध्यान दे पाए। एक ट्रेंड है बैक बेंचर्स, सुना होगा आपने, बहुत पहले से चला आ रहा है कि जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते या फिर जिनको इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ क्लास एक एन्जॉयमेंट के लिए आते हैं, वो पीछे ही बैठते हैं क्लास के। अब टीचर को भी ये चीज़ पता है कि आगे वाले बच्चे पढ़ने वाले हैं, इसलिए वो आगे बैठे हैं, पीछे वालों को पढ़ना नहीं है। कई बार होता है कि टीचर अगर क्लास बहुत बड़ी है, बच्चे बहुत ज़्यादा, तो पीछे वाले बच्चों पर टीचर उतना ध्यान नहीं भी दे पाती है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ टी स्कूल वालों को भी ध्यान देनी चाहिए कि जो एक कॉन्सेप्ट लेके वो चल रहे हैं, पढ़ाई, नॉलेज बाँटनी है, तो बाँटनी सिर्फ राशन की तरह बाँटनी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट उसको इनकलकेट करना है बच्चे के दिमाग में। वो जो नॉलेज दी जा रही है क्लास में, वो जो पढ़ाई दी जा रही है, वो जो टीचर पढ़ाना चाह रही है, वो जो टीचर समझाना चाह रही है, वो हर बच्चे को समझा पाए। तो इसके लिए वो रेशियो होना चाहिए क्लास में कि टीचर हर बच्चे पर ध्यान दे पाए। ओके मैम, मैं आप ये कहना चाह रही कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। जी, तो डेफ़िनेटली क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जो आजकल के स्कूल जो फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। मैम रिसेंटली मैं एक स्कूल में गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि टीचर्स जो है, इंग्लिश जो टीचर्स हैं, वो क्लास में हिंदी में पढ़ा रही हैं। तो ये इट वाज़ अ वेरी बिग स्कूल। तो वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे क्या बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा, जहाँ पे इंग्लिश की क्लास है और वहाँ पे टीचर हिंदी में पढ़ा रही है? जी। ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये ऐसा हो रहा है आजकल ज़्यादातर स्कूल इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हर पेरेंट आजकल इवन एक गरीब से गरीब पेरेंट जो दिन-रात मज़दूरी करता रहा है, वो भी चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े। क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। उसको कहीं अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी लगे, अच्छा कमाए, अच्छा फ्यूचर मिले। लेकिन अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज भी रहा है और वहाँ पर टीचर्स जो है वो हिंदी में पढ़ा रहे हैं। अब अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी बेटी खुद, मैंने भी अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही भेजती हूँ और मैंने खुद ये चीज़ देखी है, नोटिस करी है कि वहाँ पर टीचर्स हिंदी में पढ़ाते हैं। मैं खुद एक पीजीटी इंग्लिश हूँ। और मैंने कभी ये बच्चों से आज तक हिंदी में बात नहीं करी है। मेरे जो स्टूडेंट्स आज भी देख रहे होंगे अगर ये वीडियो, तो वो जानते होंगे। मैंने कभी भी, अगर मुझे अलग से भी बच्चा अगर क्लास के बाद भी मुझसे मिल रहा है, तो मैंने कभी हिंदी में उससे बोला ही नहीं, एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी उनको इंग्लिश समझाना। अगर मैं उनसे हिंदी में बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बच्चा उस हैबिट में आ जा रहा है, उसको पता चल जाएगा कि अगर मैम क्लास में इंग्लिश में बोलेंगी, बेटर है कि अभी इंग्लिश में नहीं बात करते, क्लास के बाद में बात करेंगे, हिंदी में बोल देंगी। ये चीज़ करते हैं। मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम से आने वाले बच्चे चाहते हैं कि टीचर उनसे हिंदी में बात करे, क्योंकि वो उनका कंफर्ट ज़ोन वहाँ पर जाता है। इंग्लिश वो नहीं समझ पाते। लेकिन हर चीज़ एक एक धीरे-धीरे आती है, प्रैक्टिस से आती है। हर चीज़ को टाइम चाहिए। अगर बच्चा हिंदी मीडियम से आ रहा है तो ऑब्वियसली ये तो हर 100% है कि वो नहीं समझ पाएगा इंग्लिश। धीरे-धीरे आएगा। प्रैक्टिस करिए, धीरे-धीरे सुनेगा वो चीज़, धीरे-धीरे बोलना शुरू करे तभी तो बोलेगा। अब टीचर्स क्या सोचते हैं आजकल कि हिंदी में बोल दो, बच्चे को तुरंत समझ में आ जाएगा, उनका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो बच्चा कभी इंग्लिश बोलना ही नहीं सीखेगा। हुँ। बिल्कुल सही बोला मैम आपने। और जो हमारे जैसे जो सिटीज़ हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, मेट्रोपोलिटन सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, वहाँ पे जो कल्चर है इंग्लिश बोलने का। बट जो हमारी जो स्मॉल टाउन्स हैं, यहाँ पे बच्चा जब निकलता है बाहर पढ़ के, तो वो उतना सक्षम नहीं होता कि वो इंग्लिश बोल पाए। क्योंकि बाहर का तो कल्चर है, तो वहाँ पे उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भई मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, बट जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं फ्लुएंट वे में, मैं तो बात नहीं कर पा रहा हूँ।
तो आपको लगता है कि ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को भी राइज़ करता है और इससे बच्चे के अंदर बहुत गलत धारणाएँ बैठ जाती हैं? तो इसको अगर इनकलकेट करनी की है हमें क्वालिटी तो स्कूल डेज़ से ही अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। जी। जैसा कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि टीचर्स आजकल हिंदी में बात करती हैं और इवन स्कूलों ने भी एक बिज़नेस बना लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनकी क्लास में आएँ, उनके स्कूल में आएँ। तो उसमें उनका एक ये भी पैटर्न चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आए दिन हर हफ्ते ये एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी है। पढ़ाई को कहीं न कहीं उन्होंने एक साइड में कर दिया है। स्कू उससे हो क्या रहा है कि बच्चा भी अगर हम देखें तो बच्चा भी कन्फ्यूज़ हो गया है कि वो एक्टिविटी में ज़्यादा फ़ोकस करना है उसको या फिर पढ़ाई में ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो ये चीज़ स्कूल को भी देखनी पड़ेगी, बच्चे को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। बच्चे को यूटिलाइज़ करना, उसकी जो इनर टैलेंट है, उसको ब्रिंग आउट करना है और उसके लिए टीचर्स को प्लस पेरेंट्स को फ़ोकस करना पड़ेगा कि बच्चे का टैलेंट है क्या? ये नहीं कि हर बच्चे को पूरे हम लोग फ़ोर्स करते रहे, प्रेशराइज़ करते रहे नहीं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा उन सब चीज़ों में। या मैम आप सही कह रही हैं बिल्कुल। मैम जो हमारा दौर था और जो अब का दौर है, हम लोगों का सिर्फ़ फ़ोकस पेरेंट्स बोलते थे कि आप लोग पढ़िए, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, ठीक है। आजकल का क्या ऑप्शन है? देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस आल्सो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आल्सो, जो हमारे टाइम में नहीं थी। आजकल क्या है पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ भी लो, खेल भी लो, डांस भी कर लो, सिंगिंग भी कर लो। देयर आर लॉट ऑफ रियलिटी शोज़ आर गोइंग ऑन इन टीवी। बच्चे वहाँ जाके परफ़ॉर्म करते हैं, उनको लाइमलाइट मिल जाती है, पॉपुलर हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो लाइमलाइट जो शॉर्ट फ़िल्म जो मिल रहा है बच्चे को, ये कहीं न कहीं उसकी फ़र्दर फ्यूचर एजुकेशन के लिए वो नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है? क्योंकि उसकी पढ़ने की उम्र है, उस टाइम उसको पढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डेफ़िनेटली पार्टिसिपेशन हो ज़रूरी है, बट ये डांस शो जो हो रहे हैं और जो इमोशन ड्रामा ये लोग प्ले करते हैं चैनल वाले इसमें, तो आपको लगता है कहीं न कहीं ये उनके पेरेंट्स को भी हार्म कर रहा है और बच्चों को भी हार्म कर रहा है? अगर टैलेंट को शोकेस करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, किसी भी लेवल पे, बच्चा चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, तो ये गलत नहीं है। अपना टैलेंट दिखाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बशर्ते बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि उसको किस लेवल तक किस चीज़ को फ़ोकस देना है, इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आप बच्चे पर जैसे कई बार होता है कि जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं, उनके पेरेंट्स भी कहीं न कहीं उन पर प्रेशराइज़ करते हैं, उनको प्रेशराइज़ करते हैं कि वो अपनी स्किल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कई एक के बाद एक उनको शोज़ साइन करवा दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे की पढ़ाई जो फ़ोकस है वो बिल्कुल हटा दिया जाता है। बच्चा स्कूल जाता है सिर्फ़ नाम के लिए, अटेंडेंस सिर्फ़ बनी रहे, स्कूल में नाम लिखा रहे, सिर्फ़ उस पर्पज़ से स्कूल जा रहा है। एंड ऐसा तो नहीं कि हर इंसान को, हर बच्चे को एक के बाद एक शोज़ मिलेंगे ही। आजकल तो इतने आर्टिस्ट आ गए हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने सारे कमिंग अप आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं हर इंसान को हमेशा सक्सेस मिलती ही रहेगी। कभी-कभी डाउनफॉल भी आता है और जो बच्चे छोटे से ही सक्सेस देखते हैं और अचानक से उनको डाउनफॉल देखना पड़ जाए बड़े में, तो उनके लिए क्या होता है कि वो उनका जो मोरल है, वो कहीं न कहीं नीचे से चला जाता है और ऐसे बच्चों को फिर से वो मोटिवेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो करिए हर चीज़, लेकिन फ़ोकस से, इम्पोर्टेंस किसको कब देनी है, वो ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल मैम आप सही बात कह रही हैं और ये जो रियलिटी शोज़ जो आ रहे हैं, जो पहले नहीं थे अब आ रहे हैं, ये बच्चों में कहीं न कहीं अहंकार भी पैदा कर दे रहे हैं, कि नहीं भैया मैं तो आ गया शो में। मैंने यहाँ पे स्कूल्स में मैंने 1-2 जगह मैं गया था, मैंने वहाँ पे देखा, तो वहाँ के बच्चों ने मुझे बताया कि भैया कोई टीवी शोज़ में गए थे, वहाँ परफ़ॉर्म किया, वहाँ किया, तो उनका एक क्लास में किसी से बात नहीं करता है फिर वो बच्चा। बोलता है मेरी एक अलग इम्पोर्टेंस है, जी। मैं तो टीवी में आ गया हूँ, मैं तो फ़ेमस हो गया हूँ। मेरा एक ब्रांड वैल्यू बन गया है। अब मैं ये सब बच्चों से मैं क्या बात करूँ? ये मेरे सामने छोटे दैट काइंड ऑफ थिंकिंग द चिल्ड्रन्स आर गोइंग ऑन। सो व्हाट यू विल से ऑन दैट पार्ट? ब्रांड वैल्यू जो एक बच्चा सोचता है कि उसकी ब्रांड वैल्यू बन गई है, सही है। कई कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड वैल्यू बच्चा ये सोच के और फिर वो करता क्या है क्लास में जाके कि वो अपनी सिक्योरिटी दिखाता है।
उस दूसरे बच्चे को वो सुपैरिटी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे बच्चों को दिखाता है कि वो तो बिल्कुल कुछ किसी लायक है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। और वो जो अपनी वैल्यू दिखाता है उससे क्या होता है कि कई बच्चे उसी समय पे एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनके अंदर। उन्हें भी लगने लगता है कि हाँ, ये यही सब कुछ है। फिर वो बच्चे करते क्या, उनके अंदर एक पीयर प्रेशर आने लगता है। उन्हें लगता है कि ये बच्चा तो इतना अच्छा कर गया है, इसकी तो वैल्यू इतनी हो गई है, सब लोग इसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसका ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं, लेकिन इसी एज में मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो वो कहीं न कहीं बच्चे के लिए खराब भी है, क्योंकि वो डिप्रेशन, कई बच्चे इसमें हो क्या रहा है कि डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। इवन जो ब्रांडिंग मिल रही है बच्चों को, कई बार ऐसा भी होता है कि जब उनका डाउनफॉल आता है, नई उतनी पॉपुलैरिटी मिल रही हो या नई शोज़ मिल रहे हैं, तो उन वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, तो ये सोसाइटी के लिए तो हार्मफुल है ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम मुझे लगता है कि बच्चों को जो है प्राइमरी फ़ोकस जो है वो एजुकेशन में ही करना चाहिए जी, टिल 12th तक। उसके बाद जो है ये जो रियलिटी शो जो आ रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने टैलेंट शो करें, बट उस वो सर पे नहीं चढ़ना चाहिए जी। वो जो वो चीज़। टैलेंट अपना स्किल जो है अपनी वो शोकेस करे। प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, चांस मिल रहा है, अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, उसको यूटिलाइज़ करें। लेकिन जो नॉलेज, जो एज होती है, कहते हैं ना कि हर चीज़ अपने समय पर अच्छी लगती है। बच्चा पैदा होता है, चलना सीखता है, टाइम लगता है, बैठना सीखता है, टाइम लगता है। स्कूल तुरंत नहीं भेज दिया जाता है। 2-3 साल का जब बच्चा हो जाता है तब उसको प्ले ग्रुप भेजा जाता है कि थोड़ा-सा पेरेंट्स से अलग होना, थोड़े 2 घंटे के लिए अलग होना सीखे। धीरे-धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। तो ऐसी हर चीज़ में टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बच्चे को इकट्ठे आ जाएगी। अगर बच्चे का पढ़ाई का टाइम है तो उसको पढ़ाई पर ही फ़ोकस करे, जो कॉन्सेप्ट से फ़ोकस करे, बाकी पैसा कमाने की तो पूरी ऊँट पड़ी है। एग्री मैम। जैसे मैम पहले का दौर था, हमारे पेरेंट्स अ, की जो एक्सपेक्टेशन रहती थी, जॉइंट फैमिली में रहते थे हम लोग, तो हमें पापा ने डाँटा तो मम्मी ने सपोर्ट कर दिया, मम्मी ने डाँटा तो दादाजी ने सपोर्ट कर दिया। तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली रहती थी। आजकल क्या है कि बच्चा बहुत रिक्लूसिव और आइसोलेटेड फ़ील करता है, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। फादर जॉब में बिज़ी है, मदर भी अपनी जॉब कर रही है, मेट्रोपोलिटन सिटी है, स्मॉल टाउन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो उससे बच्चा बहुत आइसोलेटेड फ़ील हो जाता है। तो वो फिर आइसोलेटेड फ़ील होता है, फिर वो गलत चीज़ें के पास दौड़ता है, जैसे कि नशा हो गया, ठीक है? ये नशा बढ़ रहा है हमारे एडल्ट्स में, यंगस्टर में। ये इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है, they are not focusing on their children. They are only focusing on earning money, बट पैसा कमा के कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपका बच्चा उस लायक नहीं है। आप बच्चे पे ध्यान, आपको लगता है कि ये चीज़ हो रही है स्कूल्स में भी, कि चिल्ड्रंस आर फीलिंग आइसोलेटेड जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है। जी। सर, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि पेरेंट्स आजकल क्योंकि वर्किंग होते हैं, ज़्यादातर आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, वाइफ भी जॉब कर रही हैं, बच्चे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। इवन जब शाम को पेरेंट्स घर आ रहे हैं, उस टाइम पे भी पेरेंट्स खुद अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे अब फ्री टाइम चाहिए। तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि पेरेंट्स खुद भी फ़ोन लेके बैठ जा रहे हैं, बच्चा कहाँ जाए? दिन भर तो बच्चा अकेले है ही। स्कूल जा रहा है, बच्चा लौट के आ रहा है, घर पे कोई नहीं है उसको टाइम देने के लिए। प्लस शाम को जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पेरेंट्स वापस आएँगे, उसको प्यार मिलेगा, उसको टाइम मिलेगा पेरेंट्स का, बच्चे को टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसमें गलती किसकी है? बच्चे की तो नहीं है। बच्चे को तो पेरेंट्स ने पैदा किया है, तो टाइम देना ज़िम्मेदारी भी तो पेरेंट्स की हुई। अगर बच्चे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो बच्चा ही है, हर इंसान को टाइम चाहिए। अगर बच्चा उस टाइम पे टीवी देख रहा है या फिर फ्रेंड से बात कर रहा है, तो इसमें गलती बच्चे की भी तो नहीं है। और जब फ्रेंड से बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे वो गलत चीज़ें देख रहा है, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, उसको कोई सही चीज़ समझाने वाला नहीं है, और वही चीज़ें अगर वो इनकलकेट कर रहा है अपनी लाइफ में, जैसा कि आपने कहा कि आजकल नशा कर रहे हैं बच्चे या फिर पीयर प्रेशर में गलत मैम आजकल हरकतें कुछ कर रहे गेम हैं। भी चले थे मैम, वो भी जी हाँ, वो लोग देख गेमिंग के बहुत चल बहुत रहा है। डेंजरस गेम है जिसको लोग जी, बच्चे लोग देख के सुसाइड भी कर ले रहे थे, कुछ जी। जगह सुनने में आया था। तो ये सब चीज़ें मैम ये कैसे रोकी जा सकती हैं, इसको कैसे रोका जा सकता इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पेरेंट्स। अगर हम नॉलेज की बात करें, अगर हम पढ़ाई की बात करें, टीचर हर चीज़ नहीं कर सकता है। टीचर एक लेवल तक बच्चे को समझा सकता है, क्योंकि टीचर के पास टाइम सिर्फ सुबह से दोपहर तक है। उसके बाद दोपहर से लेकर रात और रात से लेकर सवेरे तक का टाइम तो बच्चा पेरेंट्स के पास ही है। हम टीचर्स के पास कई बार जाकर बोलते,
मेरा बच्चा तो दूध नहीं पीता है, मेरा बच्चा तो खाना नहीं खाता है, तो उसमें टीचर क्या करे? टीचर आपके घर नहीं आ रहा है, टीचर आपके बच्चे को दूध नहीं पिलाने आएगा। पेरेंट्स की भी ड्यूटी होती है, पेरेंट्स आजकल सोचते हैं कि अगर उन्होंने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, तो उनकी एज़ अ पेरेंट ड्यूटी खत्म हो गई। अब टीचर जाने कि टीचर बच्चा फ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर हाइजीन लेवल क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा घर पे जाके दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, बच्चा प्रॉपर टाइम पे पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो पेरेंट्स को भी देखना है। हर चीज़ टीचर नहीं कर सकता है। एग्री विद यू, आई एम टोटली एग्री विद यू। बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, ठीक है, घर पे आता है, पेरेंट्स भेजते हैं भाई, अरे मेरे बच्चे की मैथ कमज़ोर है यार, मैथ का ट्यूशन जाओ, उसके बाद इंग्लिश का ट्यूशन जाओ, उसके बाद साइंस का ट्यूशन जाओ। तो बच्चे पे तो इतना प्रेशर है, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, फिर घर में आके पढ़ रहा है, 4-5 ट्यूशन जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये या फिर स्कूल में पढ़ाना व्यर्थ है या फिर ट्यूशन ही पढ़ा लें? कहाँ पे गैप आ रहा है, आप ये चीज़ जो है जहाँ पे बच्चे को नॉलेज नहीं मिल पा रही है, उसको ट्यूशन जाने की क्या ज़रूरत है? जब बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने, स्कूल में ही उसको प्रॉपर नॉलेज क्यों नहीं मिल रही है? उसको घर में ट्यूशन लगवाने की ज़रूरत क्या है? व्हाई पेरेंट्स आर पेइंग अ हेफ्टी अमाउंट टू ट्यूशन टीचर्स? ये गैप कहीं न कहीं एक फैशन ट्रेंड की वजह से भी आ रहा है। बच्चा इवन पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि अरे स्कूल जा रहा है, एक ये भी मेंटालिटी पेरेंट्स को बन गई कि बच्चा कितनी देर स्कूल से बाहर रहता है या घर से बाहर रहता है। वो सोचते हैं बच्चा बाहर है, उनके लिए शांति है। कहीं न कहीं पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को एक बर्डन समझने लगे हैं। एज़ अ टीचर मैंने भी कई बार पेरेंट्स से बात करी है, तो पेरेंट्स कहते हैं अरे छुट्टी ना हुआ करे स्कूल में, बच्चा बस स्कूल आए, नहीं तो हमें घर पे परेशान करता है। बच्चा अगर परेशान करता है तो पैदा भी तो हमने किया है, ज़िम्मेदारी भी तो हमारी है। बच्चा अगर परेशान कर रहा है तो उसको कैसे उसका टाइम यूटिलाइज़ करना है, कैसे बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करना है, कैसे बच्चे को बिज़ी करना है, ये ड्यूटी भी तो हमारी है, हमें भी तो सोचना पड़ेगा। सिर्फ़ हम टीचर पर तो नहीं हर चीज़ छोड़ सकते। तो उसमें अगर हम देखें तो अगर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि स्कूल से अगर बच्चा वापस आ रहा है, तो फिर से उसको ट्यूशन में लगा दो, जिससे कि फिर वो शाम तक बिज़ी रहे। और दूसरी बात अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है अगर प्रॉपर पढ़ाई अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करे जा रहे हैं स्कूल में तो ट्यूशन कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम देखें अगर आपने भी कंपेयर किया होगा, आपने भी देखा होगा तो जो हम लोग के टाइम पे क्वेश्चन आया आता था, जो क्वेश्चन पेपर बनता था, बोर्ड के पेपर्स होते थे, कितने डिफ़िकल्ट होते थे। लेकिन वही पैटर्न आजकल इतना ईज़ी कर दिया गया है, कितने एमसीक्यूज़ होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे के लिए स्कोप ही स्कोप है, अगर बच्चे ने थोड़ा-सा भी पढ़ाई कर ली, तो वो ईज़िली पास कर सकता है पेपर। तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं और प्लस पढ़ाई भी इतनी ईज़ी हो गई है, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई हो गई है कि बच्चा अगर ध्यान से क्लास में सुन रहा है, हर चीज़ को फ़ॉलो कर रहा है और अगर डाउट है, तो टीचर है, डाउट क्लियर करने की। कई स्कूलों में आजकल ये पैटर्न भी फ़ॉलो कर दिया कि अगर बच्चा वीक है, तो उसको रेमेडियल क्लासेस दी जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा सैटरडेज़ को कई स्कूल में सैटरडे वाले दिन ऑफ रहता है या फिर इवन वर्किंग डेज़ में भी कई स्कूल फॉलो करते हैं कि टीचर्स का स्टे बैक करवाया जाता है। तो उस केस में अगर बच्चा वीक है और अगर पेरेंट रिक्वेस्ट करे कि हमारे बच्चे को थोड़ा-सा फ़ोकस किया जाए, तो स्कूल वाले एग्री करते हैं। बच्चे को थोड़ा-सा स्टे बैक करवा के या फिर सैटरडे को जैसे ऑफ रहता है, तो उस दिन बच्चे को बुला के एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो अगर जब टीचर रेडी है, स्कूल वाले रेडी हैं, तो फिर थोड़ा-सा ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चे को ट्यूशन भेजा जाए। बिल्कुल सही बात है मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि अभी हम जो मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स भी बोलते हैं भैया आप कोई जॉब कर रहे हैं तो यू शुड नो इंग्लिश। मगर अब मैं ये बोलता हूँ कि हम भारत के हैं, इंग्लिश भी आनी चाहिए, मगर हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, हमारे स्कूल्स में संस्कृति जो संस्कृत सब्जेक्ट होता है, मुझे याद है हमारे टाइम में 6th 7th 8th में एक सब्जेक्ट होता था संस्कृत, वो हम पढ़ते थे। 1 पीरियड होता था हमारा। जी। हफ्ते में 1-2 पीरियड होते थे। तो अभी आजकल का जो दौर है, आपको लगता है कि थोड़ा-सा हमारे सनातन धर्म, जो हमारे रिलीजियस चीज़ें जो हैं, हमारे जो यंगस्टर जो है वो हमारे पुराने कल्चर को जाने, पुराने कल्चर को समझें, उसके लिए हमें हमारे जो संस्कृत भाषा है, हमारी हिंदी भाषा को थोड़ा-सा और प्रमोट करना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड, जो भी हमारे बोर्ड हैं, एनसीईआरटी जो भी बोर्ड है, उनको प्रमोट करना चाहिए। एजुकेशन, हमारे यंगस्टर को पता चले हमारा कल्चर। जी।
ये बिल्कुल सही है। आजकल आजकल क्या पहले ज़माने में भी ये स्कूल में था कि संस्कृत चलती है, लेकिन वो सिर्फ़ 3 या 4 साल के लिए। क्लास 5th से शुरू करी जाती है, क्लास 8 तक वो ख़त्म कर दिया जाता है सब्जेक्ट। तो उसमें बच्चे को नॉलेज बहुत ही कम मिलती है। अगर हम 5th क्लास से कोई सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं करिकुलम में, तो 1-2 साल तो बच्चे को वो अल्फ़ाबेट्स समझने में लग जाते हैं कि उस सब्जेक्ट के अल्फ़ाबेट्स हैं क्या एग्ज़ैक्टली। उसके बाद फिर वर्ड्स बनाना, उस चीज़ को स्टेटमेंट बनाना या सेंटेंस बनाना, फिर उस चीज़ को समझना, बोलना, टाइम लगता है हर चीज़ में। अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें, बच्चे को छोटे से समझाई जाती है। क्लास एलकेजी ऑनवर्ड्स वो दोनों सब्जेक्ट्स बच्चे को सिखाए जा रहे हैं और तब भी हम कहते हैं क्लास 12 तक आते-आते, अरे बच्चा तो इंग्लिश में ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। तो हम फिर कैसे मान लें कि 3 या 4 साल में बच्चा एक नया सब्जेक्ट समझ भी लेगा और बोलने भी लगेगा? टाइम चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश जो कि हिंदी राष्ट्र है, तो संस्कृत भी होनी चाहिए। तो एक नई अगर परमानेंट सब्जेक्ट बना सकते हैं, एटलीस्ट टेम्परेरी सब्जेक्ट बना के हम एक ऑप्शन तो बच्चे को दे सकते हैं कि अगर जैसे पीसीएम ग्रुप है या पीसीबी ग्रुप है, बच्चे को चॉइस दी जाती है कि वो मैथ्स चूज़ करता है या बायो चूज़ करता है। वैसे ही और डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं, डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चे को ऑप्शन दिए जाते हैं। तो वैसे ही एक संस्कृत भी ऑप्शन रखना चाहिए, जिससे जो पेरेंट्स चाहते हैं या फिर जो बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएँ या संस्कृत से रिलेटेड वो आगे चीज़ें करें, तो उनके पास ऑप्शन तो हो। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं थी, 8th ऑनवर्ड्स तो बंद ही कर दिया जा रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। अभी मेरा रिसेंटली कुछ फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा था स्कूल्स में। तो मैंने ये नोटिस किया कि मैंने उनसे इंटरेक्शन किया और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा इंग्लिश में आप सुनाइए 1-2। तो उन्होंने बिल्कुल सही से सुना दिया 100 तक। तो मैंने उनको बोला कि बेटा ये बताओ 45 हिंदी में क्या क्या रहता है? तो उनको हिंदी में नहीं पता था। मैंने बोला 12 को हिंदी में क्या बोलते हैं? कह रहे नहीं हमें नहीं पता। तो ये चीज़ आपको लग रहा है कि इंग्लिश के पीछे हम भाग रहे हैं, ठीक है? और हिंदी को हम पीछे छोड़ रहे हैं। बट हमें ना हम इंग्लिश पकड़ पा रहे हैं, ना हम हिंदी पकड़ पा रहे हैं। हम नॉलेज कहीं भी प्रॉपरली कहीं भी इन डेप्थ नॉलेज हम कहीं भी नहीं गेन कर पा रहे हैं। हमको थोड़ी-थोड़ी नॉलेज मिल रही है हर जगह से, जो हमारे लिए हार्मफुल है। ना हमें हिंदी आती, काका-काका आप पूछ लीजिए किसी बच्चे से, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे से पूछ लीजिए आप। 1, 2, 3 पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा। आप 1-2 पूछेंगे 100 तक बता देगा, ठीक है? तो ये कहाँ लैकिंग हो रही है? ये टीचर की ये हमारे सिस्टम में लैक है या हमारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनमें लैकिंग है? जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे पास खुद है क्योंकि मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ, वहाँ पर भी हिंदी कभी सिखाई नहीं गई, हिंदी की गिनती कभी सिखाई नहीं गई। हम लोग मैं खुद 12th तक हिंदी की गिनती बिल्कुल नहीं जानती थी। अगर मुझसे 1 से 10 तक भी पूछा जाता मुझे नहीं आता था। ये तो जब मैं 12th पास आउट करके बाहर निकली, ग्रेजुएशन कर किया, तो क्योंकि मुझे घर से कॉलेज तक जाना है, बहुत दूर था मेरा कॉलेज, तो अब रिक्शे वाले को या फिर ऑटो वाले को या फिर किसी को भी कुछ भी हम कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो अब उन लोग को तो इंग्लिश नहीं आती, वो तो हिंदी के नंबर बता दें। तो मैंने खुद इतना प्रॉब्लम फेस करी कि मुझे नंबर फिर समझ नहीं आता था क्योंकि हमारे स्कूल में कभी हिंदी इवन एलकेजी में भी वो हिंदी के मार्क्स या नंबर्स बताए ही नहीं गए थे, कभी करिकुलम में था ही नहीं। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं करिकुलम जो इन्वॉल्व किया गया है, वहाँ पर भी ये फ़ॉल्ट है कि वहाँ पर एटलीस्ट हमारे जो हिंदी के नंबर्स हैं, वो इंक्लूड तो करें। इवन क, ख, ग, घ, एबीसीडी बच्चे को एलकेजी में भी पढ़ाई जाती, स्टार्टिंग फ्रॉम प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप में पढ़ाते हैं एबीसीडी, एलकेजी में पढ़ाते हैं, यूकेजी में पढ़ाते हैं, फर्स्ट में पढ़ाते हैं और कुछ-कुछ स्कूलों में सेकंड क्लास में भी एज़ अ रिविज़न पहले जो क्लासेस रहती है स्टार्टिंग की जो 1-2 क्लासेस रहती है रिवीजन के तौर पे एबीसीडी वहाँ पर भी रिपीट करवाते हैं। लेकिन क, ख, ग की अगर बात करें तो मैक्सिमम यूकेजी तक और यूकेजी में भी बहुत कम, सिर्फ़ एज़ अ रिवीजन पार्ट वो करवाते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो बच्चा फिर यही प्रॉब्लम आती है कि बच्चा हिंदी में ज़्यादा वीक हो जाता है और क्योंकि वो इंग्लिश से भाग रहा है, घर पे भी अगर जैसे हिंदी मीडियम पेरेंट्स हैं, नहीं उनको इंग्लिश आती, तो उनको घर पर भी वो फ़ोकस नहीं मिल रहा है इंग्लिश में, तो बच्चा ना हिंदी में रह पा रहा है, ना इंग्लिश में रह पा रहा है। हिंदी स्कूल में फ़ोकस नहीं किया जा रहा है और इंग्लिश का अगर बच्चा का बेस वीक है और उसको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, इवन टीचर्स हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो बच्चा सीखेगा क्या? तो मैम आपको लगता है कि ये जो तो मैं समझ सकता हूँ इसमें थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है।
और हमारा जो टीचिंग सिस्टम है, जो टीचर्स हैं, उनको भी थोड़ा-सा प्रोएक्टिव होना चाहिए। स्कूल्स को भी थोड़ा-सा प्रोएक्टिव होना चाहिए कि इस पे थोड़ा-सा ध्यान दें। हमारी हिंदी में जो मातृभाषा है, उस पे ध्यान दें, ठीक है? उस बच्चों को आए। आज 6 का बच्चे से भी अगर मैं पूछ दूँ कि क, ख, ग, घ सुनाओ, तो वो नहीं सुना पाएगा। मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूँ। आप मैं अगर किसी बड़े 12th के बच्चे से भी पूछिए तो उसको भी नहीं आता होगा। मैंने जैसा कि कहा फ़ोकस किया ही नहीं जा रहा है। तो ये तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे स्कूल्स हैं, दे आर डूइंग बिज़नेस ओनली। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। तो मैं इसको कैसे बदलाव कैसे आपका कुछ विचार है कि कैसे इस पे बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि ये हमारा इंटरव्यू जो है, ये और लोग भी देखेंगे, ठीक है? तो शायद ये बात सरकार तक पहुँचे, कैसे इसमें हम चेंज ला सकते हैं? बदलाव सबसे पहले सोच में लाना होगा। टीचर्स को भी अपनी सोच में लाना होगा, स्कूल वालों को भी, मैनेजमेंट को भी सोच में लाना होगा, पेरेंट्स को भी सोच में लाना होगा। पेरेंट्स सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म, ऐसा नहीं है। टीचर सिर्फ क्लास में जाके अपना काम ख़त्म करने के लिए हिंदी में जल्दी से बता के बाहर आ रहा है, क्लास से बाहर आ रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म, ऐसा भी नहीं है। और स्कूल वाले अगर वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में भर लो और उसके बाद फिर सिर्फ नॉलेज गेन भेज दो, चाहे वो जैसा हो रहा है। अब मैनेजमेंट का खुद चेक नहीं उनकी टीचर्स पर कि वो टीचर्स हिंदी में क्लास में पढ़ा रहे हैं जाके कि इंग्लिश पढ़ा रहे जाके, तो कैसे चेक होगा? सिर्फ एक नाम इंग्लिश मीडियम रख देना ही नहीं होता है। पेरेंट्स तो चाहते हैं उनके बच्चे इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन पेरेंट्स क्लास में जाके नहीं देख रहे हैं कि उनके बच्चे को कैसे पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में पढ़ाया जा रहा है कि इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। कुछ पेरेंट्स जो कि जिनके पास टाइम है, जो एजुकेटेड हैं, उनको पता है वो जब बच्चे से फीडबैक घर पे लेते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि क्लास में एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। हिंदी में पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, प्रॉपर पढ़ाई हो रही है कि सिर्फ़ एक नाम की पढ़ाई हो रही है। क्ला कॉपीज़ चेक करते हैं पेरेंट्स, एक कॉपी में कई गलतियाँ होती हैं, टीचर के करेक्शन में, कौन चेक करेगा? कहीं न कहीं ये मैनेजमेंट की भी गलती है। टीचर्स पर चेक करने के लिए मैनेजमेंट है, पेरेंट्स तो नहीं चेक करने जाएगा टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के लिए इसके लिए सबसे पहले सोच पे चेंज आना चाहिए, सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। केस में मैं तो बिल्कुल ये बोलूँगा कि इसको स्कूल को आप एक कॉर्पोरेट कल्चर ना बनाएँ। कंपनी में जो पी&एल स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जो होती है, उसको आप स्कूल से ना जोड़िए कि मैंने कितना कमाया और कितना मैंने नुकसान किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने स्कूल्स के टैक्स माफ़ कर रखे हैं, टैक्स फ्री कर रखा है। द पीपल आर अर्निंग अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस एजुकेशन सिस्टम। जो स्कूल्स के चला रहे हैं, रेप्यूटेड बिजनेसमैन हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि भई बदलाव सबको लेके आना पड़ेगा। अगर वो यही सोच के चलेंगे वी हैव टू अर्न मनी, वी हैव टू ओपन अदर ब्रांच आल्सो इन अदर लोकेशंस, ठीक है, नॉट फोकसिंग ऑन चिल्ड्रंस, तो मुझे नहीं लगता कि ग्रो कर पाएगा। जी। जब तक आप इसको खुद बदलाव नहीं करेंगे, जो ओनर्स हैं, तो मैं तो यहाँ के ओनर्स को देखा है जिन्हें खुद वो उन्हें नॉलेज नहीं है और वो सिर्फ पैसा लगा के उनके बाप-दादा के पास प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बोला भई चलो हमने स्कूल खोल दिया। आप उनसे कुछ बुलवा के दिखा दीजिए। मैं हल्द्वानी के स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 80 मोर देन 85 स्कूल्स होंगे। यहाँ पे अगर आप किसी ओनर्स को बुला दीजिए, जो ओनर है, उससे आप बोलिए कि आप डिबेट करिए या एक्सटेम्पो में कुछ आप डिस्कशन करिए, वो नहीं कर पाएँगे। आप करवा के देखिए। तो ये चीज़ जब वो खुद ही लिखेंगे, उनको बस ये है कि वी वांट टू अर्न अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। टीचर्स पे प्रेशर डाल के हम काम करवा लें, वैसे तो मैम नहीं होता है काम। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना है तो सबको चेंज होना पड़ेगी, ये चीज़ है। जी सर, बिल्कुल वही बात फिर से यहाँ पर आती है कि सोच में चेंज लाना ज़रूरी है। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, अगर आप एजुकेशन जो है, जो मेन पर्पस है, उसको अच्छी तरीके से इम्पार्ट कर रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उसका, बच्चा अच्छी मेरिट से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो चाहते ही है, पेरेंट्स तो बैठा ही है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए। हमारा जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है, उसको देख के ही हमारे इंडियन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगी कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, वो फॉरेन लोग जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्ड का एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि उनके मालिक जो हैं, दे हैव चेंज्ड देयर नेम आल्सो, दे आर इंटू सनातन राइट नाउ,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आँख बंद करके फ़ॉरेन लैंग्वेज, फ़ॉरेन कल्चर की तरफ भागे जा रहे हैं बिल्कुल, अंधाधुंध। हम अपना इंडियन कल्चर छोड़ रहे हैं। अभी स्कूलों में मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि टीचर्स लोग को आफ्टर स्कूल आवर्स पेरेंट्स के वहाँ भेजा जा रहा है, बच्चों के घरों पे भेजा जा रहा है कि आप बच्चों के घर जाके देखिए, क्या माहौल है, क्या नहीं है। कुछ पेरेंट्स अपोज़ भी करते हैं, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। आपको लगता है कि ये जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे लिए घातक है? एक प्रैक्टिकल सोच के तौर पर अगर देखें कि मैनेजमेंट जब टीचर्स को बच्चों के घर भेजता है, तो मैनेजमेंट सोचता है कि वो जो पेरेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा-सा क्लोज़ आए, पेरेंट टीचर को समझे, टीचर पेरेंट को समझे। लेकिन साल में अगर एक बार टीचर अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर के लिए जाएगा? आधे घंटे के लिए कनेक्ट। तो क्या इतनी देर में 1 साल में आधे घंटे के लिए कोई इंसान अगर किसी से मिल जाता है तो क्या वो बहुत ज़्यादा है, किसी को जानने के लिए? और फिर एक टीचर पेरेंट को जान के क्या करेगा या फिर पेरेंट टीचर को जान के क्या करेगा? मेन फ़ोकस हमारा बच्चा है। बिल्कुल। जो बच्चा स्कूल रेगुलरली आ रहा है, टीचर का मेन पर्पस उस बच्चे को नॉलेज देना, ना कि पेरेंट को नॉलेज देना। हाँ, कई बार ज़रूर होता है कि पेरेंट अगर बहुत ज़्यादा बच्चे पर प्रेशराइज़ कर रहा है, बच्चा कन्फ्यूज़ हो रहा है, बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है, तो वहाँ पर ज़रूरी बन जाता है टीचर के लिए कि पेरेंट्स को थोड़ा काउंसल करे, पेरेंट्स को समझाए कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं। किस तरीके से उनका बिहेवियर बच्चे पर हार्मफुल इफ़ेक्ट छोड़ रहा है। लेकिन बाकी कंडीशंस में ज़रूरी नहीं कि पेरेंट हर टीचर हर पेरेंट के घर पे जाए, उनसे बात करे। क्योंकि उसमें होता क्या है कई बार पेरेंट्स भी इन्फीरियर फ़ील करते हैं, वो नहीं मिलना चाहते। वो बिल्कुल, बिल्कुल। ओपनली बोलते हैं कि अरे हम स्कूल आके पीटीएम साहब से मिल लेंगे ना। तो वहाँ पर टीचर के पास भी जवाब नहीं होता है कि उनको आना ही आना है क्योंकि मैनेजमेंट से उन पर प्रेशर छोड़ा जा रहा है। एग्री विद यू मैम। मैम जैसा कि आपने बताया ना कि अ, किसी को इन्हेरेंट प्रॉपर्टी मिली होती है जी, और इन्हेरेंट प्रॉपर्टी मिली होती है तो वो बंदा एजुकेशन में फ़ोकस करता नहीं है, जी, ठीक है। बट जब वो एजुकेशन को अपना प्रोफ़ेशन बनाने की कोशिश करता है, जी, ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ वो खुद वही सोचता है कि मेरा ये बिज़नेस है। आई हैव टू थिंक फ्रॉम अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव माइंड, जी, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि भैया मैं कैसे बिज़नेस ग्रो करूँ, कैसे प्रॉफ़िट लेके आऊँ? मेरी तो बैलेंस शीट में प्रॉफ़िट दिखना चाहिए। मेरे कितने टीचर रखे हैं, मेरे स्टैंडिंग चार्जेस क्या है, मेरी कॉस्ट क्या है, कितने बच्चे आ रहे हैं, भले क्वालिटी भाड़ में जाए, क्वांटिटी मेरी मेंटेन रहनी चाहिए। यहाँ पर 90% स्कूल हल्द्वानी में ऐसे ही चल रहे हैं, जहाँ पे इन्हेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है लोगों को और अपना बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं। उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं करी है, खुद उनकी एजुकेशन बिल्कुल आप उसको बुलवा के दिखा दीजिए कि उन्हें कुछ नॉलेज है तो कोई टॉपिक दे दीजिए डिबेट का, वो खड़े होके नहीं बोल पाएंगे। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। बट क्या है मैम, हमने देखा है, ठीक है, मैं भी बॉम्बे में 18 साल नौकरी की है। मैं यहाँ पे 2 साल से मैं भी स्कूल्स को अप्रोच कर रहा हूँ, फैक्ट्रीज़ को अप्रोच कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे बिज़नेस माइंड लोग ज़्यादा हैं, नॉलेज नहीं है उनको, जी, ठीक है ना मैम? तो नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे स्कूल में, जो उसको इम्प्लीमेंट कर सके और जिसको नॉलेज होगी वही आगे इम्प्लीमेंट करवा सकता है ना मैम? जी, ये चीज़ है मैम। मैम आप हमारे यहाँ बैठक अपनों की में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आज निधि सिंह जी हमारे बीच थी। अगले हफ्ते हम नए चेहरे के साथ आपको मिलेंगे। बैठक अपनों की देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल बैठक अपनों की।